फिरोजपुर में सेना के हाई सिक्योरिटी जोन में रविवार की रात को 2 संचार उपकरण इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम (IPS) चोरी हो गए हैं। पीआरओ डिफेंस गगनदीप कौर का कहना है कि परिसर में BSNL का काम चल रहा था और यह संपत्ति BSNL की ही थी। चोरी हुए उपकरणों का सेना से कोई लेना देना नहीं है। चोरी हुए दोनों संचार उपकरणों की अनुमानित कीमत लगभग 38 करोड़ है। मुख्यमंत्री श्री कुमार गुरुवार को राजधानी के फ्रेजर रोड स्थित चौराहा पर महाराणा प्रताप की आदमकदम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह प्रतिमा 12 फीट ऊंची बनाई गई है। इस समारोह में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी और विधान पार्षद संजय सिंह समेत अन्य नेता शामिल ही होंगे। दूसरे कृषि रोडमैप के चलते बिहार को वर्ष 2012 में चावल, वर्ष 2013 में गेहूं तथा वर्ष 2016 में मक्का के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2012 में धान की 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा आलू के 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ था। बिहार सरकार ने एक बार फिर कृषि विज्ञानी डॉ. मंगला राय को मुख्यमंत्री का कृषि सलाहकार नियुक्त किया है। डॉ. राय को बिहार के प्रस्तावित चौथे कृषि रोडमैप के लिए मुख्यमंत्री का कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉ. राय पहले भी 2008 से 2011 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि के सलाहकार रहे थे। उत्पादन में मक्का में तीसरे, चावल एवं गेहूं उत्पादन में बिहार देश में छठे स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य लीची उत्पादन में देश में प्रथम, आम में चौथे, मखाना में देश के कुल उत्पादन का 85 से अधिक का उत्पादन करके राज्य देश में पहले स्थान पर है। शहद उत्पादन में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। मशरूम में पहले और जूट उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यूक्रेन में बुधवार हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के गृह मंत्री डेनिज मोनास्त्रिकी, उप मंत्री येवहेनी यनिन और उच्च अधिकारियों सहित 17 लोग मारे गए। दुर्घटना में 11 बच्चों सहित 25 लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना राजधानी कीव के बाहरी इलाके में उस समय हुई जब कोहरे में डूबे शहर के हेलीपैड की ओर हेलीकॉप्टर बढ़ रहा था। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फ्रांस में बना सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर कीव के बाहरी इलाके ब्रोवरी में गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हैं और भ्रामक की सूचनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वे ऐसे प्लेटफार्मों की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं जो विश्वभर में मुफ्त में ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कानूनी विवादों के समाधान में ऐसे स्रोतों के इस्तेमाल के प्रति आगाह भी किया। वकीलों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिए कि वे ज्यादा विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों में संशोधन के इसी हफ्ते जारी मसौदा प्रस्तावों के अनुसार केंद्र सरकार फेक चिन्हित कंटेंट इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं देगी। इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या सरकार द्वारा तथ्यों की जांच के लिए अधिकृत किसी अन्य एजेंसी या सरकार के किसी विभाग द्वारा फर्जी या गलत चिन्हित किसी भी सूचना को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार से नियमों से नए संशोधन हटाने का अनुरोध किया है। गिल्ड का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करके सरकार यह फैसला अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए उसे प्रेस संस्थाओं, मीडिया संगठनों व अन्य हितधारकों से परामर्श करके यह कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए एक कानून लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक जन पहुंच अभियान सड़क सुरक्षा अभियान में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क सुरक्षा के सभी 4 मानक इंजीनियरिंग, शिक्षा, चिकित्सक और आपात स्थिति के कई कदम उठाए गए हैं। टेरा मॉड्यूल के सामने आने के बाद पीएफआई और उससे जुड़े संगठन पर केंद्रीय गृह विभाग आर्थिक पाबंदी लगाने जा रही है। इन संगठनों के सभी बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे, साथ ही इनकी सभी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के अपर पुलिस महानिरीक्षक एटीएस रविंद्रन शंकरन ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। फुलवारी शरीफ में भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पीएफआई के मिशन 2047 का राज खुला। पिछले साल 12 जुलाई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हमले की साजिश रची गई थी। इसके बाद जब एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई शुरू की तो बिहार के कई जिलों में इसका फैलाव मिला। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को तो मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों में मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। उत्तर पूर्व के इन तीनों राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं। कुल करीब 62.80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन विधानसभा चुनावों को 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 18 जनवरी को जारी की गई। इसके अनुसार राज्य के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे गणित के मामले में राष्ट्रीय औसत बेहतर तथा भाषा में राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। गणित में सरकारी स्कूलों के बच्चों के ज्ञान में राष्ट्रीय औसत 2018 की तुलना में 1% घटा है। वहीं बिहार के बच्चों का लगभग 6% बढ़ा है। राष्ट्रीय औसत 21.6% की तुलना में बिहार का 30% है। पड़ोसी राज्य झारखंड का 20.8, उत्तर प्रदेश का 24.5, ओडिशा 26.1 तथा पश्चिम बंगाल का 26.9% है। बीपीएससी ने वर्ष 2023 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होगी। इसका परिणाम 27 मार्च को जारी होगा। 12 अप्रैल को मुख्य परीक्षा होगी एवं 26 जुलाई को इसका परिणाम जारी किया जाएगा। साक्षात्कार 11 अगस्त से आयोजित होगा, जबकि 9 अक्टूबर 2023 को फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं 802 पदों के लिए चल रही 67वीं संयुक्त परीक्षा की अगली कड़ी में मुख्य परीक्षा का परिणाम 14 अप्रैल को जारी किया जाएगा। साक्षात्कार 29 अप्रैल से आरंभ होगा। फाइनल परिणाम 28 जून तक संभावित है। भौगोलिक अध्ययन केंद्र सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज की निदेशक एवं प्रख्यात शिक्षाविद पूर्व मुख्य सचिव व बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की पत्नी व आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की निदेशक प्रो पूर्णिमा शेखर सिंह का बुधवार की शाम इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। वे 63 वर्ष की थीं। सरकार का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए 100 करोड़ टन से ज्यादा कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत कोल इंडिया लिमिटेड को 78 करोड़ टन, सिंगरानी कोलियस कंपनी के लिए 7.5 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। शेष कोयले का उत्पादन वाणिज्यिक खदानों से किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड 290 खदानों से कोयले का उत्पादन करती है। माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सेवाओं के लिए नया वार्षिक प्लान लॉन्च किया है। इसमें मासिक शुल्क के मुकाबले छूट दी गई है। कंपनी ने बताया कि यूजर्स $84 की फीस देकर वार्षिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए वेब की मासिक फीस $8 और एप्पल उत्पादों के लिए $11 है। अभी वार्षिक प्लान भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा। IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने श्रम बाजार और जमीन को लेकर काम करने की आवश्यकता है। IMF की उप प्रबंध निदेशक ने चेतावनी देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां उभर रही हैं, जो वैश्विक वृद्धि दर को प्रभावित कर सकती हैं। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने कई देशों को राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित कर दिया है। चीन के साथ बढ़ते कारोबार घाटे का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा, निर्यात से ज्यादा आयात $101 अरब रहा है। पहली बार किसी देश के साथ भारत का व्यापार घाटा $100 अरब के पार पहुंचा है। समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच पिछले 3 वर्षों से व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई है। न ही भविष्य में ऐसी किसी वार्ता की उम्मीद दिख रही है। चीन के डाटा के अनुसार 2022 में उसने भारत को $118.5 करोड़ का निर्यात किया है, जबकि भारत से सिर्फ $17.5 अरब का आयात किया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने एयरबैग में खराबी के कारण 17,362 वाहनों को वापस मंगाया है। कंपनी के अनुसार खराब एयरबैग से प्रभावित वाहनों में आल्टो के 10, इको, एस्प्रेसो, ब्रेजा, बलिनो और ग्रांड विटारा शामिल हैं। इन वाहनों का निर्माण 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के दौरान किया गया है। कंपनी ने बताया कि वापस मंगाए गए वाहनों का परीक्षण किया जाएगा और खराब एयरबैग को मुफ्त में बदला जाएगा। फर्राटा धाविका और एशियन गेम्स की पदक विजेता दुती चंद को टूर्नामेंट से बाहर हुए टेस्ट में प्रतिबंधित नाबालिग स्टेरॉइड के सेवन का दोषी पाने के बाद अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की मेडिकल रिपोर्ट में दुती का सैंपल पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। धाविका के मूत्र के नमूने में एंड्राइन, ओस्टेराइन और लिंगाड्रोल के अंश मिले हैं, जो वाडा के नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं। इनका इस्तेमाल मांसपेशियां और स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने इस साल 3 जनवरी को दुती को लिखे पत्र में कहा है कि हम आपको सूचित करते हैं कि आपके नमूने की राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला में वाडा की प्रक्रिया के तहत जांचा गया है और आप पॉजिटिव पाए गए हैं। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा जोफ का भारत में निधन हो गया है। राष्ट्रपति एडामा बैरो ने इंटरनेट मीडिया पर कहा कि गैम्बियंस भारी मन के साथ मैं अपने उपराष्ट्रपति बदारा जोफ के निधन की घोषणा करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा जोफ के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर और धीमी होकर 2% रहेगी। इससे पहले गत जून में 4% वृद्धि दर का अनुमान जताया था। उसे इस विकट स्थिति से निकलने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। पाकिस्तान प्राकृतिक आपदा, खाद्य पदार्थों की कमी, गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में है। पिछले वर्ष जुलाई में देश को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। देश में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4.6 अरब हो गया है। पाकिस्तान के गैर नाटो सहयोगी का दर्जा समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक सांसद ने विधेयक पेश किया है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे सदन की विदेशी मामलों की कमेटी को भेजा गया है। पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी पदनाम के रूप में जारी रखने के लिए जो बाइडेन के वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इस विधेयक HR-80 को एरिजोना के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिग्स ने पेश किया है। सबसे बड़ी उम्र की फ्रांस की 118 वर्षीय नन की मंगलवार को मौत हो गई। उन्हें विश्व में सबसे उम्रदराज इंसान माना जा रहा था। कुछ सप्ताह बाद ही वह अपना 119वां जन्मदिन मनाने वाली थी। टोलोन स्थित एक नर्सिंग होम में उन्होंने अंतिम सांस ली। ल्यूसल रैंडन का जन्म दक्षिणी फ्रांस के एल्स में 11 फरवरी 1904 को हुआ था। वह सिस्टर आंद्रे के नाम से प्रसिद्ध थी। वह कोरोना महामारी में जीवित रहने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला भी थी। 2021 में कोरोना से संक्रमित